Hello everyone, welcome back to Physics World, and today I'm back with another very important chapter of physics, that is mechanical properties of solids. ओके सो आज के लेक्चर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो आज हम स्टडी करेंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रिजिड बॉडी क्या होती है. That is something which has a definite size and definite shape, right? और अगर इन पे कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट पे, रिजिड बॉडी पे, तो अपनी डायमेंशन है वो चेंज नहीं करेगी. ठीक है, जितना उसका वॉल्यूम था, जो उसका साइज था, वो सेम टू सेम रहेगा. मतलब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ओके सो हमें पता है कि जो मैटर है वो कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है. वो सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर गैसियस फॉर्म में. बट इस चैप्टर में वी विल टॉक ओनली अबाउट द सॉलिड्स, राइट. सो सॉलिड्स आर नॉट परफेक्ट रिजिड बॉडीज़. रिजिड बॉडी क्या है, जो कि अपनी जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं करती है व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. बट सॉलिड्स क्या है, वो परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं है. इसका मतलब क्या है, अगर उस पर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज उसमें ज़रूर आएगा. ओके तो सॉलिड्स को हम कंपेयर कर सकते हैं एक स्प्रिंग बॉल सिस्टम से, जिसमें क्या होता है, जो एटम और मॉलिक्यूल है उसको हम एक बॉल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक फोर्स है, इंटर एटॉमिक फोर्स है, उसको एक स्प्रिंग से हम रिलेट करते हैं. ठीक है, अब अगर कुछ भी फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो या तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये कंप्रेस हो जाएगा. मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस तो इसमें आया है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स आर नॉट परफेक्ट रिजिड बॉडीज बट दे शो इलास्टिक बिहेवियर. ओके नेक्स्ट इज डिफॉर्मिंग फोर्स. सो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, जिससे उसकी कन्फिग्रेशन चेंज हो जा रही है, उसको बोलते हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स. द फोर्स विच व्हेन अप्लाइड चेंजेस द कन्फिग्रेशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, उसी को हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं. इलास्टिसिटी क्या होता है, जब हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेंगे, जब उसको रिमूव कर देंगे, तो जो बॉडी है, जो चेंज आया था, वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी. ठीक है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर रिमूव्ड. ठीक है, वो वापस से पहले जैसी कॉन्फिगरेशन में आ जाएगा. नेक्स्ट इज परफेक्ट इलास्टिक बॉडी. ठीक है, सो द बॉडी विच रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन इमीडिएटली एंड कंप्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है. ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन है. अब कोई फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स हम अप्लाई करते हैं और ये स्ट्रेच हो जाता है, तो ये मान लो हो जाएगा हमारा ऐसे. ठीक है, अब ये फोर्स हमने रिमूव कर दिया, तो ये एकदम से अपनी पहले वाली कन्फिग्रेशन में आ जाएगा कंप्लीटली. ठीक है, उसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक बॉडी. कि मतलब आप बता ही नहीं पाओगे कि इसके ऊपर पहले कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया था, इसमें कोई चेंजेस आया था या नहीं. वो बिल्कुल एकदम पहले जैसा बन जाएगा. ओके, उसको बोलते हैं हम परफेक्ट इलास्टिक बॉडी. नेक्स्ट इज परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी. ध्यान रखिए, पहले इलास्टिक था, अब प्लास्टिक है. बॉडी विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन एट ऑल ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. पहले वाले केस में वो बिल्कुल पहले जैसा बन जाता था. ठीक है, बट प्लास्टिक में क्या, वो बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहेगा, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. ठीक है, कि ये मान लो स्प्रिंग मेरा ऐसे था, मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये मेरा ऐसा हो गया. जब मैंने फोर्स रिमूव भी कर दिया, तब भी ये मेरा ऐसा ही रहा. वो पहले से बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है, आप बोल ही नहीं पाओगे कि वो बॉडी है जो पहले हमने स्टार्टिंग में ली थी. मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगी. उसको बोलते हैं हम प्लास्टिक बॉडी. जो पहले जैसी हो जाए उसको बोलते हैं इलास्टिक, जो बिल्कुल चेंज हो जाए उसको बोलते हैं प्लास्टिक. ठीक है, अब नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और प्लास्टिक. नेचर में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो कि परफेक्ट इलास्टिक हो या प्लास्टिक हो. ठीक है, ये आइडियल केस है, बट ऐसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है. नेक्स्ट इज
स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है, बेसिकली स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड एरिया। इट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बिकॉज जब भी हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई बॉडी चेंज हो जाती है, तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए एक फोर्स अप्लाई करती है, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया वो स्ट्रेस बन जाता है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फोर्स की न्यूटन होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, ऊपर जाकर -2। डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं, m1 l-1 t-2, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ स्ट्रेस, कितने टाइप का होता है, मेनली 2 टाइप्स का होता है, नॉर्मल या फिर टेंजेंशियल। नॉर्मल में क्या क्या केसेस है, टेंसाइल भी हो सकता है कि मान लो बॉडी पर जब हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल बॉडी है, जब इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये टेंसाइल, पहले ओरिजिनल ये थी, स्ट्रेच हो जाएगी, उसको बोले हम टेंसाइल स्ट्रेन। कंप्रेसिव में क्या होगा, ये हमारी ओरिजिनल है, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये कंप्रेस हो जाएगी, साइज स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये क्या होता है, ये स्फेरिकल बॉडीज पे लगता है और ये वॉल्यूम पर लगेगा चारों तरफ से और साइज को कंप्रेस करेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। सेकंड जो मेन टाइप है दैट इज टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। ये क्या होता है, मान लो हमारे पास ये क्यूब की फॉर्म में कोई बॉडी है, ठीक है, सॉलिड है, इसका जो नीचे वाला प्लेन है वो तो फिक्स रहेगा, बट जो ऊपर वाला प्लेन है वो एक एंगल से मूव कर जाएगा इस साइड। फोर्स हम एक थीटा एंगल पे लगाएंगे और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, इट इज़ रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिग्रेशन टू ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, ओके। अब दोनों कन्फिग्रेशन का ये रेशियो है तो इसकी यूनिट्स कुछ भी यूनिट्स नहीं होगी बिकॉज वो कैंसिल आउट कर देगा, एंड नो डायमेंशंस, ओके। सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन कितने टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओके। सो लेंथ में जो स्ट्रेन की वजह से चेंज आता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। थर्ड इज शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन होता है बेसिकली ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है कि एंगुलर कितना उसमें चेंज आ रहा है लेंथ में, सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, ओके। सो नेक्स्ट इज इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले याद रखो कि जो इलास्टिक लिमिट है वो किसकी लिमिट होती है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स हमने अप्लाई किया था उसके लिए डिफाइन करते हैं। इट इज़ द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म कम्प्लीटली, ठीक है। इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मिंग फोर्स की वो अपर लिमिट है कि अगर यहाँ तक हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे इस वैल्यू तक, तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम रिमूव करेंगे तो हमारी बॉडी वापस से उसकी ओरिजिनल फॉर्म को गेन कर लेगी, ओके। बट अगर उससे थोड़ी सी भी ज़्यादा वैल्यू हमने इंक्रीज़ की उस लिमिट से ज़्यादा, तो जो हमारी बॉडी है वो अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को लूज़ कर देगी और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, ओके। सो इलास्टिक लिमिट इज़ द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर उससे नीचे नीचे अगर हम वैल्यू यूज़ करेंगे या फिर वो वैल्यू यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ सकेगी, बट अगर उससे थोड़ी सी भी ज़्यादा वैल्यू हमने फोर्स की दे दी तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, चाहे हम फोर्स हटा लें उसके बाद भी वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आ सकेगी, ओके। नेक्स्ट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। स्प्रिंग में हम जितना ज़्यादा हम मान लो ये हमारा स्प्रिंग है, अब इसमें हमने मास अप्लाई किया, अब जितना ज़्यादा हम वेट इसमें इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगी, ठीक है। एंड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओके। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है,
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हमें हुक्स लॉ से पता है। अगर प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा ई इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ई को लिख सकते हैं हम स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और ई क्या है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? फर्स्ट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम सॉलिड्स के लिए ही डिफाइन करते हैं, और इसमें क्या होगा, जो स्ट्रेस होगा हम नॉर्मल स्ट्रेस लेंगे, और जो स्ट्रेन होगा वो कौन सा लेंगे, लॉन्गिट्यूडिनस स्ट्रेन। ओके, सो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडिनस स्ट्रेन होगा डेल्टा एल बाई एल। तो ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज एल बाई डेल्टा एल तो कैंसिल आउट कर देगा यूनिट को एक दूसरे से। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू m1l-1 t-2। सेकेंड इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम सॉलिड्स, लिक्विड, गैस तीनों के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा, बट जो वॉल्यूम जो स्ट्रेन होगा दैट विल बी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस में क्या था, लॉन्गिट्यूडिनस स्ट्रेन था, बट फॉर बल्क मॉडुलस वी हैव वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो नेगेटिव साइन यहाँ पर आएगा बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीज होगा जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे। सो दिस फॉर्मूला विल बी -F/A। ये स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया इंटू डेल्टा V/डेल्टा V, ये वाला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। ठीक है, अब फोर्स बाय ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको प्रेशर भी हम लिख सकते हैं, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यूनिट विल बी सेम एज दैट ऑफ यंग मॉडुलस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला विल ऑल्सो बी सेम। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इट इज़ इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। ओके, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट विल बी इक्वल टू 1/B। सो यूनिट भी रिवर्स हो जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला भी इनवर्स हो जाएगा, m-1l-1 t-2। ओके, सो थर्ड इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम केवल सॉलिड्स के लिए ही डिफाइन करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन। बाकी दोनों में नॉर्मल स्ट्रेस था, इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस हम लेंगे। ओके, और शियरिंग स्ट्रेन हमें पता, हमने थीटा से डिफाइन किया था, फोर्स बाय एरिया इंटू थीटा। थीटा की जगह डेल्टा एल बाई एल भी लिख सकते हैं। सो यंग्स को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉडुलस को बी से, और रिजिडिटी मॉडुलस को हम जी से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। ओके, सो देयर इज वन रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड यंग्स मॉडुलस। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द यंग्स मॉडुलस, एंड इट इज इक्वल टू 1/3 वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। ओके, okay, so next is very important topic of this chapter, that is stress strain relationship in a wire। वायर के केस में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो कैसे बिहेव करेंगे। सो सबसे पहले हम एक इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस में हमने स्ट्रेन लिया है, वाई में हमने स्ट्रेस लिया है। ठीक है, अब वायर के केस में एक वायर है, मान लो ये, हम इसमें स्ट्रेन इंक्रीज करेंगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है, स्ट्रेस भी साथ में इंक्रीज हो रहा है ए पॉइंट तक। सबसे पहले हम इस पोर्शन को देखते हैं, ओ ए जो पोर्शन है इस ग्राफ का, दैट इज कम्प्लीटली अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, जितना स्ट्रेन चेंज हो रहा है उसके उतने ही कंपैरिजन में स्ट्रेस चेंज हो रहा है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है कि जो इस पोर्शन में हुक्स लॉ है वो फुली ओबेड है। ठीक है, हुक्स लॉ इतने पोर्शन में फॉलो हो रहा है, और जो पॉइंट ए है इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, बिकॉज इसके बाद ये प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, तो पॉइंट ए तक जो हमारा ग्राफ है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, और पॉइंट ए बन जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट। नाउ अब आगे जैसे हम इंक्रीज करेंगे स्ट्रेन तो हमारा आ जाएगा ए बी। ए बी में क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है इतने। ठीक है, ये कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड। ओके, बट पॉइंट बी, ए को क्या था, प्रोपोर्शनल लिमिट बोला था, बी को क्या बोलेंगे हम, इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब ये है कि अगर बी पे हम जो हमारा फोर्स हटा देंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो ये वापस से ओ पॉइंट पर आ जाएगा, BAO, वापस से सेम पाथ फॉलो करेगा। इसको बोलते हैं हम इलास्टिक रीजन, O to B, की जो बॉडी है, जो वायर है, अपने ओरिजिनल कन्फिग्रेशन में वापस आ जाएगी।
ठीक है। ए पॉइंट हो गया हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट, बी हो गया इलास्टिक लिमिट, और ओ बी रीजन को बोलेंगे हम इलास्टिक रीजन। नाउ अब फर्दर अगर हम स्ट्रेन इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो रीजन आएगा दैट विल बी बी सी। अब बी सी में क्या है, स्ट्रेन तो इंक्रीज हो रहा है ज़्यादा बट स्ट्रेस इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। देखो स्ट्रेन तो हम इंक्रीज कर रहे हैं बट स्ट्रेस का जो इंक्रीमेंट है वो कम है एज कम्पेयर टू स्ट्रेन। तो इसका मतलब हुक्स लॉ इसमें भी ओबे नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर इस केस में अगर हम रिवर्स जाएंगे, पाथ फॉलो करेंगे, अगर हम फोर्स हटा देंगे तो वो वापस ओ पर नहीं आएगा, इट विल कम बैक टू ओ डैश। मतलब अगर हमारा स्ट्रेस जीरो है तब भी कुछ ना कुछ स्ट्रेन हमारी जो वायर है उसमें रहेगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी तो ये नहीं शो कर रहा है बिकॉज ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आया है। तो इसको बोलते हैं हम पार्शली इलास्टिक और पार्शली प्लास्टिक, ठीक है। जो ओ बी रीजन था वो फुली इलास्टिक रीजन था, बट जो बी सी है उसमें क्या है, स्ट्रेस जीरो बट फिर भी स्ट्रेन जीरो नहीं है। तो ये कुछ इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, कुछ प्लास्टिक। ओके, नाउ अब अगर हम फर्दर इंक्रीज करेंगे स्ट्रेन को तो हमारा सी डी पाथ ये फॉलो करेगा। अब सी डी रीजन में क्या है, स्ट्रेन तो इंक्रीज हो रहा है बट स्ट्रेस कांस्टेंट है बिकॉज वो एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है सी और डी रीजन। यहाँ पे स्ट्रेन तो इंक्रीज हो रहा है बट स्ट्रेस कांस्टेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर, और सी को बोलेंगे हम यील्ड पॉइंट, और जो स्ट्रेस है सी पॉइंट पर उसको बोल देंगे इसकी यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ए पॉइंट था हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट, बी था हमारा इलास्टिक लिमिट, और सी हो जाएगा हमारा यील्ड पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, अब अगर हम फर्दर इंक्रीज करेंगे स्ट्रेन को तो ये हमारा पाथ फॉलो करेगा डी ई एफ, ठीक है। और इस रीजन से हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, ये कर्व्ड लाइन है, ऐसे जा रहा है ना बिहेवियर, डी ई एफ। यहाँ पे क्या होगा, जो वायर है हमारे उसकी थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी और कुछ पोर्शन जो वायर के वो वीक हो जाएंगे जहाँ से वो ब्रेक हो सकती है। स्ट्रेस जो उस पॉइंट पे ई पे ब्रेकिंग कॉरस्पॉन्ड करेगा उस वैल्यू को बोलेंगे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस, और एफ को बोलते हैं हम ब्रेकिंग पॉइंट। इस पॉइंट पर आकर हमारी वायर ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। और डी ई एफ ये भी हमारा प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। जो कर्व हमने अभी स्टडी किया है, सो उसके बेसिस पे हम डिफरेंट मटेरियल्स को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज डक्टाइल मटेरियल्स। डक्टाइल मटेरियल्स कौन से होते हैं, फर्स्ट लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद जो प्लास्टिक रेंज है वो लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे इस ग्राफ में हमने स्टडी किया था, जो ये इलास्टिक लिमिट बी पॉइंट था, उसके बाद जो सी डी और एफ इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट, और ये सारा इसका क्या प्लास्टिक रेंज है। तो ये लार्ज प्लास्टिक रेंज होनी चाहिए फॉर द डक्टाइल मटेरियल्स। द ब्रेकिंग पॉइंट इज़ वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। जो हमारा इलास्टिक लिमिट था पॉइंट बी, और जो ब्रेकिंग पॉइंट है उसमें काफ़ी सेपरेशन होनी चाहिए फॉर डक्टाइल। ओके, यूज्ड इन स्प्रिंग एंड सीट्स। जो डक्टाइल मटेरियल्स है उनको स्प्रिंग और सीट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, लाइक कॉपर, सिल्वर, आयरन और एल्यूमिनियम। Next is brittle materials. So these are those materials which have very small plastic range beyond elastic limit, and the breaking point lies close to the elastic limit. इसमें जो breaking point है वो elastic limit के काफ़ी close lie करता है, and these materials cannot be used in making spring and seats. Okay, so for example glass, because अगर हम इसमें थोड़ा सा strain ज़्यादा देंगे elastic limit के बाद तो वो material break हो जाएगा, so that's why such material can't be used for making spring and seats. नेक्स्ट इज इलास्टोमर्स। सो इलास्टोमर्स क्या होता है, दीज आर दोज मटीरियल्स फॉर विच स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इनके लिए क्या होता है, जो विद इन इलास्टिक लिमिट में भी जो इनका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, दिस इज अ कर्व्ड लाइन। स्टार्टिंग में जो हमने वायर के लिए स्टडी किया था उसमें क्या था, वो स्ट्रेट लाइन आता है फॉर अप टू पॉइंट ए, ठीक है, और वो हुक्स लॉ को ओबे करता है। बट इलास्टोमर्स के केस में क्या है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, सो they do not obey Hooke's law
तो इसमें कोई प्लास्टिक रेंज नहीं होती, बिकॉज जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट के पास में ही लाई करता है, जैसे कि रबर। ठीक है, नाउ जो ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली जब भी हम किसी बॉडी को मतलब स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, और जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं, उसके बाद जो इलास्टिक बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर सम टाइम गेन करती है। उसमें कुछ टेम्परेरी डिले होता है, वो एकदम से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आती है। तो उस टेम्परेरी डिले को हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, सो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज टेम्परेरी डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय एन इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, नेक्स्ट इज इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग क्या होता है? सो बिहेवियर ऑफ बॉडी बिकम लेस इलास्टिक अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्सेस। कि अगर किसी बॉडी पे हम बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे हटाएंगे, बार बार लगाएंगे हटाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो उसकी इलास्टिक बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम इलास्टिक फटीग। अब कोई भी इंसान है, अगर उससे पूरा दिन हम काम करवाएंगे, ठीक है, काम करवाते रहेंगे, तो वो थक जाएगा ना। ऐसे ही हमारी जो बॉडी वो भी थक जाती है, तो उसका जो इलास्टिक बिहेवियर है वो कम हो जाता है। और जैसे ही हम रेस्ट लेते हैं, इंसान रेस्ट लेता है, तो उसके बाद उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। ऐसे ही बॉडी को अगर आफ्टर सम टाइम उसकी जो ओरिजिनल इलास्टिसिटी है वो वापस आ जाती है। ठीक है, सो इलास्टिक फटीग इज बेसिकली कि उसका बिहेवियर लेस इलास्टिक बन जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का जो एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में वो क्या है? सो फर्स्ट इज क्रेन टू लिफ्ट हैवी लोड। जो क्रेन्स हम यूज़ करते हैं हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए, उसमें हम इलास्टिसिटी का यूज़ करते हैं। बिकॉज जो मेटेलिक रोप्स उसमें यूज होती है, उसकी इलास्टिसिटी से हम डिफाइन करते हैं कि कितनी हम उसकी थिकनेस ले, सो दैट वो ब्रेक ना हो। ऐसे ही ब्रिजेज़ में, जब ब्रिज बनाते हैं हम, तो उसमें हम देखते हैं कि कितना मतलब हम उसकी डेप्थ रखें, कितनी उसकी लेंथ रखें, सो दैट वो ब्रेक ना हो जब उसके ऊपर से कोई हैवी व्हीकल जाए। ओके, तो उसमें भी हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी इलास्टिसिटी देखते हैं कि कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज मशीन्स में हम जो उसके पार्ट्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी देखते हैं कि कितना हम उस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट वो परमानेंटली डिफॉर्म ना हो। ओके, नेक्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और स्ट्रेस को अगर यंग मॉडुलस की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस की जगह क्या लिख सकते हैं हम? y इंटू स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, एक स्ट्रेन ये था। ठीक है, तो दिस विल बी द फॉर्मूला। सो लास्ट इज पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है? इट इज़ रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन होता है जैसे रेडियस में कितना डिफरेंस आ रहा है आफ्टर अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो दोनों का ये रेशियो होता है। अब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो रेडियस भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो पॉइजन रेशियो विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है दैट लाइज बिटवीन -1 to 0.5, बट जो प्रैक्टिकल वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0 to 0.5। नाउ दीज आर सम रिलेशंस बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो। तो हम ये याद कर सकते हैं। ओके, सो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। And thank you so much for giving your precious time, and if you really like this video you can hit the like button and subscribe to this channel for such more amazing sessions and one shot on different physics chapters. Thank you so much.